हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ स्टूडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और लॉकडाउन का अच्छे से फ़ायदा उठा रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल की फ़िज़िक्स के बारे में बात करेंगे। फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा? प्रकाश क्या है, ठीक है, इसके गुण क्या हैं, उसके बाद में इसकी जो गुणों में परावर्तन होता है वो किस तरीके से होता है, अपवर्तन कैसे होता है, मिरर्स क्या होते हैं, प्रतिबिंब इमेज कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप लोग नोट्स भी बना सकते हो, जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा नोट्स बनाते जाइएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश। नोट्स बनाने वाले स्टूडेंट्स पहली हेडिंग लगा लेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या है? अगर क्वेश्चन लिखना है तो लिख सकते हैं प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या बताया गया? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अर्थात वस्तुएं अगर हमें दिखाई देती हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है? प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। अगर दूसरी डेफिनेशन लिखें कि वह विकिरण जो वस्तुओं को प्रदीप्त करता है, जो वस्तुओं को दिखाता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को जो डेफिनेशन अच्छी लगे वो लिख सकते हो। अर्थात प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, यह वस्तुओं को दिखाने का कार्य करता है। अगर वस्तुएं हमें दिखती हैं तो इसका एक ही कारण है, इसके लिए दो पहलू जिम्मेदार हैं। पहला तो प्रकाश, दूसरी हमारी आँख। ठीक है, क्या क्या जिम्मेदार है? पहला प्रकाश और दूसरा हमारी आँख। अगर ये दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं तो कोई वस्तु हमें दिखाई देगी, अदरवाइज हमें वस्तु नहीं दिखाई देगी। और इस ब्रह्मांड में दो तरीके के सोर्सेस उपलब्ध हैं। सोर्सेस मतलब संसाधन। पहले जो दीप्त स्रोत हैं और दूसरे अदीप्त स्रोत। दीप्त स्रोत क्या होते हैं? जो प्रकाश को स्वयं उत्पन्न करते हैं, जो प्रकाश को स्वयं उत्पन्न करते हैं। जैसे सूर्य क्या है? हमारा दीप्त स्रोत है, इससे स्वयं प्रकाश की किरणें चारों ओर को निकलती हैं। बाकी मैंने बताया कौन सी क्रिया होती है इसमें, केमिस्ट्री में बताएंगे। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा ये ऊर्जा को उत्पन्न करता है, प्रकाश को उत्पन्न करता है। जबकि चंद्रमा क्या है? अदीप्त। क्या है? अदीप्त। चंद्रमा जो हमारा है, जो सन की किरणें इस पे पड़ती हैं उसके बाद में ये दीप्त होता है। अर्थात उसी के बाद में ये हमको लगता है कि इससे प्रकाश उत्पन्न होता है, लेकिन ये खुद में दीप प्रकाश नहीं उत्पन्न करता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या है। दो प्रकार के वायुमंडल में दो प्रकार के स्रोत हैं। कौन कौन से? दीप्त और अदीप्त। जिसमें दीप्त में सूर्य आता है, तारे आते हैं, और अदीप्त में क्या क्या आता है? चंद्रमा आता है, पृथ्वी आती है, जितने भी सारे अन्य ग्रह हैं छोटे छोटे जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है वो क्या होते हैं? अदीप्त होते हैं। ओके, दूसरी हेडिंग हम लोग लगाएंगे प्रकाश के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। ठीक है, नोट्स साथ साथ में बनाते जाएं तो इससे आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि लॉकडाउन में क्लासेस चल नहीं पा रही हैं तो आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था की है मैंने। ठीक है बच्चों, तो अगली हेडिंग क्या है? प्रकाश के गुण। तो पहला गुण आप लोगों को दिया गया है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। अर्थात प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है। अगर हमारा यहाँ पे सन है, ठीक है, ये हमारा क्या है? सूर्य है। ओके, इस तरीके से। और यहाँ पे हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी हम लोग जानते हैं पृथ्वी सूर्य से बहुत छोटी है। अर्थात यहाँ से जो किरणें आएंगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएंगी।
समझ पा रहे हो मेरी बात को, कि जो प्रकाश की किरणें चलती हैं वो हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं, अर्थात आड़ी तिरछी गति नहीं करती हैं। तो प्रकाश का क्या गुण है? पहला, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आप लोग कहीं भी देख लें, टॉर्च का प्रयोग करें, चाहे किसी भी चीज़ का प्रयोग करें, अगर हम उसमें कोई स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण वगैरह नहीं लगाते हैं तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ठीक है बच्चों। अगला गुण है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात प्रकाश किसी भी माध्यम से गुजर सकता है। अर्थात समझ पा रहे हो, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। और ये निर्वात में भी चल सकता है। समझ पा रहे हो आप लोग? क्या होता है ये निर्वात? निर्वात जानते हो? निर्वात ऐसे स्थान को कहते हैं, स्पेस को। आप लोगों ने अंतरिक्ष के बारे में सुना होगा, अंतरिक्ष, स्पेस के बारे में। ठीक है, स्पेस जो होता है, अंतरिक्ष, उसे निर्वात बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, न तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, न कोई हवा होती है, न कुछ। इस तरीके से प्रकाश वहाँ भी गमन कर सकता है, जबकि हमारी ध्वनि वहाँ पे गमन नहीं करती है। तो समझ गए होंगे। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। इस पॉइंट को समझिए। अर्थात प्रकाश जिस भी वस्तु पे पड़ता है उसकी तीक्ष्ण छाया बना देता है। तीक्ष्ण छाया मतलब एक छाया हम लोग देखते हैं, जैसे प्रकाश अगर चारों तरफ प्रकाश है और एक तरफ से ज़्यादा प्रकाश पड़ रहा है तो उसकी तीक्ष्ण छाया बन जाती है एक तरफ। ठीक है, जिसे परछाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परछाई। इसके बाद में अगला पॉइंट है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश क्या होता है? निर्वात में बहुत तेज़ी से गमन करता है। निर्वात में अगला पॉइंट दिया गया है इसी में कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अर्थात 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर तक गमन करती है। ठीक है, एक प्रकाश किरण क्या करती है? 1 सेकंड में 3 के आगे 8 जीरो, ठीक है, इतने मीटर गमन करती है 1 सेकंड में। और ये कहाँ पे गमन करती है? निर्वात में। अन्य माध्यमों में इसकी चाल कुछ कम हो जाती है। ठीक है, और इसकी तरंग दैर्घ्य जान लीजिए। प्रकाश तरंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होती है। ठीक है, कितनी होती तरंग दैर्घ्य? 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम के बीच में होती है। ठीक, इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, प्रकाश का परावर्तन। अगली हेडिंग क्या लगाएंगे हम लोग? प्रकाश का परावर्तन। इसमें दिया गया है कि उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। या दूसरी डेफिनेशन लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, जब किसी चिकने पॉलिशदार पृष्ठ पर, क्या लिखेंगे? जब किसी चिकने पॉलिशदार पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। क्या होता है? तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। फिर से एक बात सुन लीजिएगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, चाहे ये लिख लीजिए चाहे वो लिख लीजिए। इसको आइए समझते हैं आगे। पूरा इसके परावर्तन के 2 नियम हैं। इस तरीके से नीचे फिगर दिया गया है, इसके माध्यम से समझते हैं।
ठीक है। जैसे कोई नीचे ये आप लोगों को दर्पण दिया गया, दर्पण क्या होता है? शीशा। शीशा ऐसा शीशा जिसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी गई हो, अर्थात लेप कर दिया गया हो अदृश्य, कोई अदृश्य पदार्थ जैसे किसी भी चीज़ का लेप कर दिया गया पीछे और एक साइड को परावर्तक पृष्ठ बना दिया गया, ठीक है। जैसे जो शीशा होता है हम लोग जिससे देखते हैं वो परावर्तक पृष्ठ होता है। उसके अगर उस पर कोई हम एक किरण आपतित करें, जैसे फिगर में दिया गया है, ये किरण आपकी एक किरण आपतित हो रही है, ये नीचे आपका क्या है? शीशा है या परावर्तक पृष्ठ है। ये किरण ऊपर से आपतित हो रही है, या आपतित किरण को इंग्लिश में इंसिडेंट रे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ, उसको लिख लीजिए। आपतित किरण को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ये प्रकाश किरण मान लो ऊपर से सूरज से आ रही है और यहाँ पे शीशा रखा हुआ है और इससे टकरा रही है। टकराने के बाद ये पुनः उसी माध्यम में वापस जा रही है ऊपर की ओर, दिख रहा है क्या होती? ये प्रकाश किरण इस इधर ही मान लीजिए सन है आपका, क्या है? यहाँ पे सन है आपका, यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है और ये सीधी इससे टकराने के बाद इसी माध्यम में वापस जा रही है। तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे आपतित किरण, जो किरण किसी सोर्स से किसी पृष्ठ पर गिरती है वो आपतित किरण कहलाती है, और परावर्तक पृष्ठ से वापस जाती हुई किरण रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है, अर्थात परावर्तित किरण कहलाती है। और जो ये पॉइंट होता है जहाँ पे ये तीनों मिलती हैं, तीनों कौन? एक बीच में अभिलंब, मतलब जो परावर्तक पृष्ठ है उसके साथ 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा जो खींची जाती है वो क्या होता है आपका? अभिलंब कहलाता है। इसे नॉर्मल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल लाइन। तो इस बिंदु को कहते हैं इंसिडेंस पॉइंट। क्या कहते हैं? इंसिडेंस। लिख लीजिएगा, INCIDENC, इंसिडेंस। क्या लिखते हैं? इंसिडेंस पॉइंट। यह आपका इंसिडेंस पॉइंट होता है, ओके। उसके बाद में ये बता ही दिया, ये ऊपर वाली आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, और ये आपका सीधा सीधा अभिलंब हो गया, ठीक। इसके बाद में इसी से दो रूल निकल के आते हैं। दो रूल्स क्या होते हैं? अगली हेडिंग आप लोगों की लगेगी परावर्तन के नियम, ठीक है। परावर्तन के नियम क्या हैं आप लोग देख लीजिए। पहला नियम है परावर्तन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आइए फिगर में देखते हैं, कहाँ है आपतन कोण। जब एक प्रकाश किरण, जब ये देखो प्रकाश किरण आपतित हुई और इस पॉइंट पे टकराई, यहाँ से टकराने के बाद इस तरीके से बाहर की ओर निकल गई, इधर से आई और इधर की ओर निकल गई, तो जो हमने एक बीच में अभिलंब खींच दिया, ठीक है, अभिलंब, नॉर्मल लाइन, इस नॉर्मल लाइन और इंसिडेंस रे के बीच बना कोण, ये वाला, ये एंगल आई से जिसे डिनोट किया गया है, ये एंगल आपका क्या कहलाएगा? आपतन कोण। क्या कहलाएगा? आपतन कोण। और वही बिल्कुल सेम जो परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे है, और उसके और अभिलंब के बीच बना कोण, ये वाला कोण आपका क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। ये हमेशा बराबर होते हैं। क्या होता है? सीधे से समझ लीजिए, ये हमेशा क्या होते हैं? ये वाला एंगल आर बराबर होगा हमेशा इस वाले एंगल आई के। परावर्तन का पहला रूल क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, ओके, ठीक है। दूसरा नियम है परावर्तन का, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या बात है? मतलब कि जो किरण आपतित हुई, यहाँ पे आपतित हुई,
यहीं पे अभिलंब खींचा गया और इसके बाद में जो परावर्तित किरण हुई, आपतित किरण हुई, परावर्तित किरण हुई और अभिलंब, तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। क्या होता है? तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहला रूल क्या था समझ लीजिए थोड़ा। पहला रूल था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर दिखा दिए। और दूसरा रूल है आपका कि आपतित किरण मतलब ये वाली किरण और ये वाली किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। बस दो ही रूल हैं। परावर्तन के कितने रूल हैं? दो। पहला है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ गए होगी। तो अगली हेडिंग की ओर चलते हैं। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? ठीक है बच्चों, हेडिंग लगा लेंगे हम लोग प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का लिखा हुआ है इसमें, प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं। वहाँ पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, या दूसरी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो कि दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर, दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उस वस्तु की आकृति बन जाती है। दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है जिसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। या फिर से सुन लीजिए एक बार, दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है जिसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब सामान्य रूप से समझ लीजिए, अगर हम लोग किसी शीशा के सामने खड़े होते हैं, शीशा एक दर्पण है, ठीक है, शीशा सामने उसके खड़े होते हैं तो क्या होता है? हमारी एक इमेज उसमें बन जाती है। हमको क्या लगता है कि मैं ही इस शीशे में भी खड़ा हुआ हूँ, तो ये क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। समझ गए होंगे क्या होता है? प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब दो तरीके का होता है। इमेज क्या होती है? दो तरीके से बनती है, एक वास्तविक इमेज बनती है और एक आभासी इमेज बनती है। वास्तविक इमेज को बोलते हैं रियल इमेज और आभासी इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, इनमें दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? रियल इमेज कब बनती है? जब प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के बाद किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हैं तो वहाँ पर वास्तविक इमेज बनती है। वास्तविक रूप से मतलब दिखती हो कि हाँ यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, और जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ पे क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसमें में अंतर दिया गया है, तो इसको अंतर को लिख लीजिएगा, हेडिंग लगा लेते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। पहला पॉइंट क्या है? यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। जैसे इसको समझ लीजिएगा आप लोग कि कहीं पे कोई खड़ा हुआ है, उसके सामने मिरर रखा हुआ है। ठीक है, मिरर रखा हुआ है, मिरर से अब क्या होगा? प्रकाश की किरणें उस वस्तु पे पड़ रही हैं, वस्तु पे पड़ने के बाद मिरर में जा रही हैं। मिरर से टकराने के बाद वो क्या है? अगर रियल में मिलती हैं, चूँकि मिरर से टकराने के बाद रियल में नहीं मिलती हैं, वो क्या होती हैं? मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए वो आभासी प्रतिबिंब बना देती हैं। अगर वहाँ पे रियल में मिलती तो वो क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और अगर प्रतीत होती कि लग रहा है कि मिल रही हैं तो वो आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? यह जब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं, वास्तव में मिलती हैं। आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, इधर वास्तविक प्रतिबिंब में देख लेते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हम लोग इमेज दो तरीके से देखते हैं।
एक इमेज हम देखते हैं फिल्मों में, वीडियो में, इस तरीके से इमेज देखते हैं, एक हम लोग शीशे में देखते हैं। दोनों प्रतिबिंब ही हैं, इमेज ही हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात वास्तविक इमेज जो होती है वो फिल्मों में हम लोगों को दिखती है, अर्थात वहाँ पे वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हैं। और जबकि शीशे के सामने अगर हम लोग अपने आप को देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अर्थात बात को समझ में आ गई कि जो फिल्मों या वीडियो में जो हम लोगों को दिखता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जो हम लोग शीशे के सामने देखते हैं वो क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, इसके बाद में थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। बात याद कर लीजिए, क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। और चूँकि फिल्मों में हम लोगों को सीधा कैसे दिखता है, वो क्या करते हैं उसको वो लोग एडिटिंग के द्वारा सीधा करके हम लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, ये हमारे सॉफ्टवेयर के काम होते हैं। ठीक है, और जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, वो हम लोग डायरेक्टली मिरर में देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहले हेडिंग लगा लीजिए समतल दर्पण। क्या हेडिंग लगाएंगे? समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ प्लेन होता है, अर्थात समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, क्या हुआ? जैसे कोई सीधा है, इस तरीके से मिरर रखा हुआ है आपका, और इनका ये वाला इधर वाला पृष्ठ, ये पृष्ठ इधर वाला परावर्तक पृष्ठ है, तो ये क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, क्या लिखा है आप लोगों ने? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ प्लेन होता है, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहले फिगर में देख लेते हैं, या पहले पॉइंट्स देख लें किस तरीके से इन्होंने पॉइंट्स को बताया। पहला पॉइंट आप लोगों को दिया गया है कि जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? आभासी एवं सीधा होता है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, जितना प्रतिबिंब का आकार होगा वो किसके बराबर होगा? जितनी बड़ी वस्तु होगी। ठीक है, उसके बाद में प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। अर्थात यदि हम लोग मिरर के सामने 5 मीटर की दूरी पे खड़े हैं और तो हमारा प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर बनेगा? 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। ये कहाँ पे बनेगा? 5 मीटर की दूरी पे ही बनेगा। उसके बाद में अगला पॉइंट है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। ये चारों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट देखो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। फिगर पे आते हैं। ये आपका सीधा क्या रखा हुआ है? समतल दर्पण रखा हुआ है, ये वाला। ओके, ठीक है, और ये इसका मिडल है। ठीक है, क्या है? ये मिडिल लाइन है इसकी। ओके, इसके बाद में इन्होंने इसके सामने एक वस्तु रखी है, या मान लो ये कोई खड़ा हुआ है, मान लो ये चमन लाल खड़े हुए हैं। इनका ए ये सर है और बी इनके पैर हैं। ठीक, बात को समझ में आ गई? चमन लाल खड़े हुए, ए इनका सर है और बी इनके पैर हैं। इनके सामने ये दर्पण रखा हुआ है। ठीक, तो प्रकाश की किरणें जब इससे टकराएंगी, टकराने के बाद में इस तरीके से इस तरफ जाएंगी और इससे टकराने के बाद वापस आ जाएंगी। कुछ किरणें इसके ध्रुव से होकर इस तरीके से निकल जाएंगी। ठीक, इस तरीके से निकल जाएंगी, और ये निकलने यहाँ पे टकराने के बाद में ये किरण यहाँ पे टकराएगी और टकराने के बाद में इधर की ओर वापस लौट जाएगी। यहाँ से
वापस लौट जाएगी। लेकिन यहाँ से ये डॉटेड देखो पीछे की ओर दिखाई, ये यहाँ पे और ये इधर जाती हुई मिलती हुई प्रतीत होंगी। क्या होगी? ये वाली किरण जो इधर की ओर चली थी, ये वाली, ये इधर की ओर निकल जाएगी और ये वाली किरण यहाँ पर टकराने के बाद, परावर्तित होने के बाद पीछे की ओर मिल और यहाँ पे मिल जाएंगी जाके। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सेम इमेज यहाँ पे आ गई। जो AB यहाँ पे चमनलाल खड़ा हुआ था वो यहाँ पे आके खड़ा हो गया। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं एक बार क्या हुआ। ये एक समतल दर्पण रखा हुआ है, ठीक है, और AB एक वस्तु है। ठीक, AB वस्तु है, AB वस्तु मान लिया चमनलाल है, A सर है, B पैर है। यहाँ से प्रकाश की किरण सीधे इधर जाके टकराई और इधर मिलती हुई, मतलब दर्पण के बाहर लगती हुई निकल गई। निकली, वास्तव रूप से नहीं निकली है, प्रतीत हो रही, इसीलिए डॉटेड दिखाए। दूसरी किरण इधर से चली यहाँ पे, यहाँ टकराने के बाद इधर चली गई, लेकिन ये पीछे की ओर डॉटेड निकल गई। यहाँ पे जाके इन दोनों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर दिया, प्रतीत हुआ प्रतिच्छेदित करते हुए। तो AB का A डैश B डैश प्रतिबिंब बन गया यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गई बात। और इस दर्पण से ये नीचे U क्या दिया गया है एरो के द्वारा, जो वस्तु यहाँ है दर्पण यहाँ है, इस वस्तु की ये जो दर्पण है, दर्पण से जितनी दूर वस्तु है उसे U से प्रदर्शित करते हैं और दर्पण से जितनी दूर प्रतिबिंब बना है उसे V से प्रदर्शित करते हैं। ये बात याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दर्पण का, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। अगली हेडिंग क्या है? पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। ठीक है, इस बात को हम लोग सापेक्ष रूप से देख सकते हैं। अगर हम लोग मिरर के सामने खड़े हों, ठीक है, मिरर के सामने खड़े हों तो क्या दिखता है हम लोगों को? हम लोगों को स्वतः ही दिखेगा कि हमारा बायां जो कान है वो दाईं ओर हो गया और दायां कान बाईं ओर हो गया। आप लोग खुद चेक कर सकते हो। पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है, हमें अपना बायां दायां दिखने लगता है और दायां बायां दिखने लगता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, अब आगे का गोलीय दर्पण अगली हेडिंग है, लगा लीजिए बच्चों। क्या है? गोलीय दर्पण। और ये हेडिंग यहाँ से आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है और आगे का। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय।